बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा लॉन्च करी है और आयुर्वेदा वैस एलोपैथी की बहस छिड़ गई है। हम यहां पर आए हैं डॉक्टर रामदेव के पास में, जो एक बड़े फिजिशियन है, साथ ही के अंदर प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उसके अंदर काफी एक्टिव भी रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, जब भी आयुर्वेदा कुछ भी काम करता है तो एलोपैथी की तरफ से उसको अड़ंगा लगाया जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बात अड़ंगा लगाने की नहीं है। आप फुटबॉल को फुटबॉल के नियमों से खेलोगे, उसको हॉकी के नियम से नहीं खेल सकते। हॉकी में यदि बॉल पैर पे लगती है तो फाउल होता है, जबकि फुटबॉल में हाथ पे लगती है तब फाउल होता है। तो आयुर्वेद को यदि आयुर्वेद की तरह ही लॉन्च किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि आप जिस तरह की आपने कंट्रोल ट्रायल और ये सब बताई है, ये सब करके मुझे लगता है आपने एक दूसरी पैथी में जाने की कोशिश की है। आप साफ तौर पर जो दूसरी पैथी की बात आपने बोलते ही आपने बता दिया है कि आपको पसंद नहीं आ रहा इस प्रकार की कोई जो ड्रग है वो लॉन्च हो गई है और आयुर्वेदा वाले जो है अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आयुर्वेद के कभी खिलाफ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, जो मेरा कहने का अर्थ है वो ये है कि एलोपैथी की तरह यदि आप अपनी दवाओं को लॉन्च करोगे तो आपको कई सारे प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा, और ना ही एलोपैथी की कोई भी दवा भी कोई भी डॉक्टर ये कहता है कि इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों ही बातें अलग हैं। एलोपैथी में जिस तरह से दवाई होती है उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि इसका 100% रिजल्ट है, जिस तरह से इस दवाई के बारे में कहा गया है। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 100% के ऊपर आ गई है, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ 100% एफिशिएंट विदाउट साइड इफेक्ट्स नहीं होती, जबकि आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानते हैं हम सभी से कि वो हमेशा 100% सेफ रही है। सेफ हो सकती हैं, रिजल्ट 100%, इवन खांसी जुकाम की दवा के बारे में भी अपन नहीं कह सकते। और यदि आप इस तरह की ट्रायल करके फिर लॉन्च करेंगे तो आपको सारी विधियों से गुजरना पड़ेगा, जैसा कि एलोपैथी में होता है, जिसमें किस तरह से पहले एनिमल्स पे ट्रायल होती है, फिर ह्यूमन बींग्स में होती है। उसमें भी पहले संख्या कम होती है, उसके बाद में ज़्यादा संख्या में लोगों पे की जाती है। तो इस तरह की ट्रायल से होके गुजरने के बाद में ही आप इसको समाज में ला सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। और उसमें भी यदि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसको पूरी की पूरी दवा को जिस तरह से एलोपैथी वाले वापस ले लेते हैं, ये सब प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है एलोपैथी के बारे में, प्रक्रियाएं बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। काउंसिल है, आपकी मेडिकल काउंसिल है, उसके पास अथाह पैसा है, अथाह उसके पास के अंदर पावर है। आयुर्वेद के बारे में कोई काउंसिल नहीं है। तो आप ये क्या मानते हैं कि आयुर्वेद की काउंसिल की रिक्वायरमेंट है ताकि उसकी जो प्रोसीजर है उसको वो अपने हिसाब से आगे पुट कर सकें? बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पैथी अपने ही काम में लगे। जिस तरह से आयुर्वेद की रिसर्च बहुत कम है यहाँ पे, और इवन आप देखेंगे कि ज़्यादातर आयुर्वेद के लोग हैं वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। इसका कारण भी यही है कि रिसर्च नहीं होती है, और जब रिसर्च की बात चलती है तो इस तरह की रिसर्च करना जिसके अंदर आप एक छोटे से समूह पे ट्रायल करके और उस दवा को एक एलोपैथी के नाम के रूप में लॉन्च करना, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। नहीं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल जो है ना, आप जो जिस तरफ जा रहे हैं बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी सुपीरियरिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है। आपने अभी बोला है कि आयुर्वेद वाले जो लोग हैं वो एलोपैथिक दवाइयां देते हैं, ओवर द काउंटर ओटीसी जो ड्रग्स होती हैं वो सब देते हैं। आप ये मान लेंगे कि क्या कोई भी जो एक भी प्रैक्टिशनर पूरे के पूरे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है जो अपने खुद के घर के अंदर च्यवनप्राश यूज नहीं करता, या फिर जो गिलोय यूज नहीं करता, या अश्वगंधा यूज नहीं करता? आप ये मानने को बिल्कुल तैयार हैं कि एक भी डॉक्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा? आपके सवाल में ही आपका उत्तर है। क्या च्यवनप्राश की ट्रायल की गई थी? क्या अश्वगंधा की गई थी? जब उनकी कोई ट्रायल नहीं हुई तो आपको क्यों कोरोना के काल में इस तरह से कोरोनिल दवाई की ट्रायल करने की ज़रूरत पड़ी? ऐसा तो नहीं केवल आपको ये दवा लॉन्च करनी थी इसलिए नाम भी मिलता जुलता रखा, और एक छोटे से समूह में एसिम्प्टोमेटिक मरीज पे आपने ट्रायल किया, जो ज़्यादातर पेशेंट वैसे ही ठीक हो रहे हैं। इवन मैं आपको बता दूं, हमारे शहर में भी जो कोरोना सेंटर है उसमें भी लगभग पेशेंट की 7वें दिन रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। तो मैं 100% इसमें नहीं कहूँगा कि दवा उनकी है वो इस तरह की नहीं होगी, लेकिन जब रिजल्ट वैसे ही आ जाते हैं तो अपन कैसे इस पे यकीन करें कि उस दवा के कारण ही लोग नेगेटिव हुए होंगे? नहीं, ऑब्जेक्शन तो आप ज़रूर उठा रहे हैं, और आपके जो हैं, आपके जो दावे हैं या फिर जो ऑब्जेक्शंस हैं वो किताबों के हिसाब से बिल्कुल सही लगते हैं। मगर आप ये भी आप बताइए कि क्या इस समय सारे के सारे लोगों को एलोपैथिक जितनी भी दवाइयां हैं वो सब देने की क्या व्यवस्था हो सकती है? और ऐसे के अंदर अगर इम्यूनिटी बूस्टर्स या इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स अगर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, उसको आप ही के जो लोग हैं वो प्योरली फर्जीवाड़ा करार दे रहे हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, डेफिनेटली आयुर्वेद की दवाओं से इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, इसलिए मैं इसको ये नहीं कह सकता कि भाई ये दवा
बिल्कुल ख़राब होगी या इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोरोना के खिलाफ हम क्या दे पा रहे हैं? हमने भी अभी तक जो दवाइयाँ दी हैं उसमें इसी तरह की दवाइयाँ, चाहे विटामिन सी हो, चाहे जिंक हो, या फिर बाकी इम्यूनिटी बूस्टर्स दे के ही पेशेंट्स को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमने ये कोई भी अभी तक दावा नहीं किया है कि हमारी इन दवाओं से कोरोना 100% ठीक हो रहा है। तो इस तरह के दावे अपने आप में ही खोखले होते हैं। तो यदि लॉन्च होती है और कोई भी दवा इस तरह की आती है तो भी 100% कह पाना बहुत मुश्किल है। ये भी आपके जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही थी उसके अंदर पैरासीटामोल भी दी जा रही थी, दूसरी दवाइयां भी दी जा रही थी, जबकि ऑन रिकॉर्ड्स मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप ये सब दवाइयां क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान भी केवल और केवल एक दवाइयां नहीं देते, कॉम्बिनेशन दूसरी दवाइयों का भी साथ के अंदर चलता रहता है। तो क्या ये जो इस प्रकार की जो चीजें हैं इसको जानबूझकर मुद्दे को डाइवर्ट कर पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश नहीं है? क्लिनिकल ट्रायल्स में दूसरी कोई भी एक दवाई के साथ में दूसरी दवाइयां हमेशा से देती जाती रही हैं। नहीं, वो सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। यदि किसी पेशेंट पे ट्रायल हो रही है, यदि उसको फीवर आया है तो फीवर को सबसाइड करने के लिए इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं। मैं उसके लिए ना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की ट्रायल हुई है वो कंप्लीट नहीं है। आप देखिएगा, एक छोटे समूह पे करना, उससे पहले उसको और किसी एनिमल पे उसका उस तरह से ट्रायल नहीं किया जाना, और वो भी एसिम्टोमेटिक, वो पेशेंट्स जिनमें सिम्टम्स नहीं है उस पर किया जाना, ये प्रूव नहीं करता कि इस दवा में कितना दम है। डॉक्टर साहब, क्लिनिकल ट्रायल्स की जो हिस्ट्री है वो हमें अच्छी तरीके से पता है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। पहले भी जो दवाइयां थी उनको बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि थैलिडोमाइड डिजास्टर 1957 से 60s के बीच के अंदर हुआ था। इतना व्यापक तौर के ऊपर यूरोपियन लोग उससे प्रभावित हुए थे। उसके बाद में उन्होंने स्ट्रिंजेंट एक्टिव ये सारी की सारी चीजें करी। आयुर्वेद के अंदर ये समस्या ही नहीं आई आज तक, तो उनको क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत ही क्या है? एग्जैक्टली मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कितनी असरदार है, जिस तरह का दावा किया गया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप ये कह सकते थे कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन ये 100% क्योर कर देती है। और यदि वो 7 दिन में यदि क्योर कर देती है तो फिर 30 दिन का पैकेट देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप 7 दिन की बजाय 10 दिन का दे के बंद कर दें। और इस तरह से दावे करना 100% वाले, ये ठीक नहीं है, ये अपने आप में ही कमज़ोर है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से एलोपैथिक जो दवाइयां होती हैं वो दावा नहीं कर सकते, इसलिए वो किसी और को भी नहीं करने देंगे। ये कहां से कहां तक मतलब रेलेवेंट है? नहीं, यदि कोई करता है तो फिर प्रूव भी करना पड़ेगा, फिर उनको उन्हीं सारी चरणों से गुजरना पड़ेगा जिस तरह से एलोपैथी की दवाइयाँ गुजरती हैं, उनको गुजरना पड़ता है। और यदि कहीं पर भी साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं तो पूरी की पूरी जो लॉन्च की हुई मेडिसिन है वो मार्केट से वापस हटा ली जाती है। इस तरह की सारी फिर चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा, और तभी पता लगेगा कि वाकई इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नहीं है, या फिर ये वाकई इतनी असरदार है क्या। हम इस बात पे भी आ जाते हैं जिसके बारे में कॉमन पब्लिक को पता नहीं है। जब भी क्लिनिकल ट्रायल्स होती है तो वो किसी न किसी मॉलिक्यूल की होती है, दवाई के ब्रांड के नाम से नहीं होती है। और यहां पर भी जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं वो ब्रांड के ऊपर आ रहे हैं, कोरोनिल के ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं मेरे ख्याल में। और उसके अंदर जो चीजें डाली जा रही हैं, अश्वगंधा डाला जा रहा है, उसके अंदर गिलोय डाला जा रहा है उसके अंदर, और उसके साथ में और भी कुछ चीजें जो डाली जा रही हैं, वो सारी की सारी वो मॉलिक्यूल या एक्सट्रैक्ट आप मान लीजिए वो तो ऑलरेडी सेफ है। तो उसको फर्जीवाड़ा करार देना और बोल देना कि जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, पूरा का पूरा प्रेशर बनाना, इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं, ये चीज़ें तो अच्छी नहीं है। जेल में डाल देना या प्रोसीजर नहीं होना, ये कोई बात नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, किसी भी मेडिसिन का असर तब तक हमें नहीं पता लगेगा जब तक कि हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं करेंगे, या फिर वो पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उन पे स्टडी नहीं करेंगे, तब तक इसको हम मार्केट में इस तरह से लॉन्च नहीं कर सकते कि ये 100% आप असरदारक है। और यही मेरा विरोधाभास है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा इसमें अन्याय हो गया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों के डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक नहीं देखे गए। इम्यूनिटी बूस्टर तो ये है ही, ऐसा कोई ये जहर नहीं है जिसके लिए अपन इस तरह की बात करें। बट जो ट्रायल की गई है या जिस तरह का दावा किया गया है वो शक के घेरे में है। एक बात तो अच्छी है जो आपसे बात करने पर जो पता पड़ रही है वो ये है कि आपका सकारात्मक रवैया है आयुर्वेद के लिए। दूसरा बात ये भी है कि आप बिल्कुल मना नहीं कर रहे आयुर्वेदिक ड्रग्स के लिए। साथ ही के अंदर आप ये भी मान रहे हैं कि एलोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी
कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज करते हैं, और जो आयुर्वेदिक होते हैं वो भी एलोपैथी को करते हैं। तो दोनों के दोनों जो पैथीज हैं, इसके बीच के अंदर ग्रेवियंस केवल इस बात का है कि एक चीज को हमने ऊपर बना रखा है, एक को नीचे कर रखा है। इसको किस तरीके से सेटल किया जाएगा? डॉक्टर रामदेव किसी भी प्रकार से बाबा रामदेव से किसी भी तरीके का ग्रेवियंस यानी कि विरोधाभास नहीं रखेंगे, कैसे होगा ये? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आयुर्वेद में भी उसी तरह की रिसर्च हो जिस तरह से एलोपैथी में होते हैं, उसी तरह से सारी की सारी चीज़ें ट्रायल्स के रूप में की जाएं। इसके लिए बड़े इंस्टीट्यूट हों और इस तरह की चीज़ें की जाएंगी। जब पैरेलली इस तरह की सारी चीज़ें आएंगी तो आयुर्वेद के लोगों को एलोपैथी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी पैथी को बहुत ढंग से आगे ला पाएंगे। और उसके लिए फिर आज जिस तरह का ये हो हल्ला मचा है वो नहीं हो पाएगा। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि रिसर्च वाकई उस तरीके से की जाए, और जब मार्केट में लॉन्च किया जाए तो 100% दावे के साथ नहीं, बल्कि इफेक्टिवनेस कितना मैक्सिमम हो सकता है वो बताया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल एक कंक्लूजन की तरफ हम पहुंच रहे हैं, और आपने रिसर्च की बात कर दिया। रिसर्च के लिए चाहिए होता है पैसा। अब पैसा, एलोपैथिक की ड्रग होती है वो 5 रुपए की बनती है, मगर 500 रुपए की इसलिए बिकती है क्योंकि साथ में रिसर्च कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है। आयुर्वेदिक की ड्रग्स बहुत ही सस्ती होती हैं, वो रिसर्च के लिए पैसा लेती नहीं है। वो पैसा आखिर आएगा कहां से? आयुर्वेद को हम मान सम्मान कब दे पाएंगे? डेफिनेटली रिसर्च के ही पैसे लगते हैं। इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो C2H5OH ही होता है, लेकिन एक तो जो गांव में बनती थी देसी दवा, देसी दारू, और एक ब्रांडेड होती है। उनकी आप डिफरेंसेस देखिए। ये डिफरेंस उसी के कारण आते हैं कि कितनी बार उसको रिफाइंड किया गया, कितनी प्रोसेसिंग हुई, कितना उसका रिजल्ट रहा, उसी चीज़ के पैसे होते हैं। तो जब आयुर्वेद की दवाएं भी इतने सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगी, जब उनके ऊपर बहुत सारे उपयोग होंगे, तो फिर उसकी रेट भी वैसे ही आएगी। कैसे आएगा? मेरा सवाल ये है, कैसे आएगा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनके संपर्क के अंदर भी रहते हैं, आप पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं, और जैसे एसोसिएशन के अंदर आप एक्टिव रहते हैं। आप इसके लिए कुछ ठोस बात तो बताइए कि किस प्रकार से पैसा आ सकता है आयुर्वेद की रिसर्च के लिए? नहीं, सरकार को आयुर्वेद को भी उसी तरह से प्रमोट करे जिस तरह से एलोपैथी के लिए किया जाता है। बहुत हल्के तरीके से बोल रहे हो आप, थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से बोल दो। नहीं, डेफिनेटली मेरा कहने का अर्थ यही है, जिस तरह से एलोपैथी को किया जाता है उसी तरह से आयुर्वेद को सपोर्ट किया जाए। आयुर्वेद हमारी पास की बहुत बड़ी पद्धति रही है, मैं उससे ना नहीं करता, लेकिन रीजन यही रहा है कि सरकारों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, और जो आयुर्वेद में थे उन लोगों ने भी खुद ने अपनी पद्धति छोड़ के एलोपैथ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। जब वो अपनी पद्धति की तरफ जाने लग जाएंगे, सोच उनकी वो हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये रिसर्च भी होंगी और दवाइयाँ भी आएंगी, लोगों को शायद बहुत सस्ती और असरदार दवाइयाँ भी मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर रामदेव ने जो बात कही है, बाबा रामदेव जी को भी इस बारे में सुनना चाहिए। और बाबा रामदेव के जो विश्वसनीय है, जो उनके सबसे करीबी हैं, MP हैं सीकर के ही, वो इस समय स्वामी सुमेधानंद जी उनके साथी हैं। कल हमें उनके लिए भी समय मिल गया है, उनसे भी कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मगर वहाँ पर हम क्रॉस करेंगे एलोपैथी की तरफ से कि जो जो चीज़ें अभी आपको पता नहीं है उसके बारे में उनसे हम जवाब मांगेंगे। डॉक्टर रामदेव यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम है, फिजिशियन है, इनसे हमने आपकी बात कराई है। और अगर आपकी भी कोई सजेशंस है तो आप अपने अपने डॉक्टर से जाके पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे साथ में। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारा डॉक्टर रामदेव का, जो उन्होंने अपना समय दिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब।